नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित झाड़ोकर और मैं आज के सेशन में जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग इस वक्त पढ़ते जा रहे हैं। तो नीट के 2020 तक जितने सवाल आए हैं, उससे पहले जो कि AIPMT था, तो 1988 से लेकर लगभग 2020 तक के जितने सवाल आए हैं, एक टाइटल जिसका नाम है ग्रेविटेशन, इसके मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये पूरा सेशन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 63 क्वेश्चंस हैं टोटल जो अब तक ग्रेविटेशन से पूछे गए हैं। तो जितने भी हुए मैं मेरी कोशिश करूँगा कि इस पहले सेशन में मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करके दूँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या है आज का पहला सवाल? तो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको जो पूछा गया है, ये बेसिकली मैं आपको दिखा दूं पहले कि ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अब उसको समझने की बारी है। सो लेट्स मूव। इसमें लिखा है द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट अ पोजिशन A, B एंड C। ये है A पोजिशन, ये है B और ये है आपकी C पोजिशन। आर KA, KB एंड KC रिस्पेक्टिवली। तो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंबल से और कुछ नहीं। AC इज द मेजर एक्सिस, AC, तो यहाँ पर C होना चाहिए। सॉरी, AC यहाँ पर दिख रहा है आपको, A लाइन AC मेजर एक्सिस। SB is perpendicular to AC at a position of the sun S, okay, as shown in this figure. Then नीचे दिए गए कंडीशन में से कौन सी कंडीशन परफेक्टली मैच करती है? बच्चों मैं इसको यहीं सॉल्व करना चाहूँगा। आपको बता दूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, जब प्लैनेट ए वाले पोजीशन पे आएगा तो उसका वेलोसिटी जो है वो बड़ा होगा, और जब प्लैनेट सी वाले पोजीशन पे आएगा तो मैं कह सकता हूँ कि इसका वेलोसिटी कम होगा। ये सबसे पहले तो आप समझ लीजिए। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इन शॉर्ट, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये इत्तेफाक तो रहेगा ही रहेगा। तो VA और VC के बीच में वेलोसिटी B की आएगी, इंटरमीडिएट, राइट। तो अगर वेलोसिटी बड़ी है A पर तो काइनेटिक एनर्जी बड़ा होगा A पर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट A इज ग्रेटर देन कंपैरेटिवली काइनेटिक एनर्जी ऑफ B इज ग्रेटर देन कंपैरेटिवली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द C। यानी आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर B है। इसे आपने केपलर के थ्योरी से मैच करके समझना चाहिए। केपलर की थ्योरी से ही ये क्वेश्चन है आपको दिया हुआ। और अब हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हुए हैं। ठीक है, तो अगर अब हमारा अगला सवाल क्या कहता है, लेट्स सी। Planet is moving along an elliptical orbit, is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance r2. If v1 and v2 are the linear velocities at these points respectively, then their ratios v1 and v2 is। बच्चों करना क्या है, आप लोग को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पता होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है L1 इज इक्वल टू L2, राइट। तो M1 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मास तो सेम ही रहना है। V1 R1 स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर नहीं आएगा मोमेंटम में स्क्वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। V2 R2, सीधा सीधा लॉजिक है यार, तो कटा। सो V1 बाई V2 चाहिए आपको। V1 बाई V2 क्या आएगा, R2 बाई R1। बस आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर बी। सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं? हाँ, ये 2011 का नीट में आया हुआ सवाल है। बच्चों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले बता दूं कि आज पूरे क्वेश्चन शायद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा 63 क्वेश्चन है, तो 2 सेशन में से डिवाइड करने की कोशिश होगी, शायद 3 सेशन में हो सकते हैं। कल जो कि आज 8 जुलाई है 2021, कल 9 जुलाई 2021 को शाम को 6 बजे कल जो महाराष्ट्र CD है उस लेवल के ग्रेविटेशन के क्वेश्चन की क्विज अनअकैडमी पर होगी, और शाम को 7:10 पे, यानी 6 से 7 एक घंटा उसमें जाएगा और 10 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा। 7:10 को ग्रेविटेशन के ही नीट में आए हुए सवाल, ओके।
नीट में आए हुए सवाल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कल 2 सेशन है अनअकैडमी पर, 6 बजे 7 बजे। 6 बजे जो है वो महाराष्ट्र सीईटी लेवल पे है, और 7-10 का जो सेशन है वो आपका नीट पर है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल क्या है, मतलब इस तरह के सारे क्वेश्चंस कल रहेंगे जो पिछले सालों में आए हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, 30% मिनिमम कह सकता हूँ, क्वेश्चंस रिपीट नहीं बोलते उसको, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होते हैं। मतलब उसी तरह के क्वेश्चंस जनरली देखने में आते हैं। एनटीए जो सेट करेगा पेपर, तो आपका ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीजन है मेरा जो चल रहा है, इससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा बेटा। और अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई और चेंजेस भी करने हैं तो आप मुझे डेफिनेटली सजेशन दीजिए, उस हिसाब से चेंजेस कर दिए जाएंगे। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। फिगर शोज elliptical orbit of a planet M about a sun S. The shaded area SCD, this is S, this is C, and this is D, is twice the shaded area SAB. Okay, मान लेते हैं इसको हम लोग। ओके, T1 is the time for the planet move from C to D. C to D जाने के लिए T1 लग रहा है टाइम, और A to B जाने के लिए मान लो आप लोग इसे T2 कह लीजिए। तो कंडीशन के हिसाब से शेडेड एरिया A1 अगर हम लेते हैं तो ये डबल टाइम्स A2 दिया है आपको, राइट। एरिया A1 जो है वो डबल टाइम दिया है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होगा? सीधा सीधा ही लॉजिक है। तो T1 जो आएगा वो डबल टाइम T2 आ जाएगा, यानी सीधा आंसर आपका B है। जितना एरिया बड़ा लगेगा, जितना एरिया बड़ा होगा उतना टाइम ज़्यादा लगना है। सिंपल सिंपल सी बात है। जितना एरिया कम है उतना टाइम कम लगेगा, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया और टाइम। तो डी से सी तक जाने वाला टाइम T1 अगर है तो, और ये T2 दिया है, जबकि एरिया आपको बता रखा है कि A1 जो है एरिया, ये इस रीजन का, इस साइड का जितना एरिया होगा आपका दिया हुआ, वो एरिया बड़ा है। ये वाला एरिया बड़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया, राइट। तो उस हिसाब से यही लॉजिक इसका सटीक बैठता है, और आंसर आपका बी राइट आंसर आता है। 2009 में पूछा गया सवाल था। 1997 में पूछा गया सवाल है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन is 8 times period of revolution of a planet around the यानी बी, कोई प्लैनेट ए और बी, अच्छा सन के अराउंड में ए और बी दो प्लैनेट मोशन कर रहे हैं, तो ए का जो टाइम पीरियड है वो बी से 8 गुना बड़ा है। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मैनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। बस ऐसा मान के चलिए। अब आपको पता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, तो फिर क्या, टी ए अपॉन टी बी इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर बी। इनका क्यूब करिए और इनका स्क्वायर करिए, तो टी ए दिया आपको 8 टाइम्स टी बी अपॉन टी बी, इसका स्क्वायर कर दिया तो 8 का स्क्वायर आएगा 64, ये बाकी एज इट इज़ रखिए, क्या आया 64। तो आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू इवेल्युएट करते वक्त इसका क्यूब रूट निकालना होगा, जो कि 4 आएगा। तो आर ए अपॉन वाला आर बी यहाँ चला गया, मतलब इस साइड में मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ इसको, आर बी, तो ये 4 टाइम्स आ गया, यानी इसका सीधा आंसर ऑप्शन ए आता है। हाउ मेनी टाइम्स पूछा था ना आपको, तो 4 टाइम्स। चलते हैं आगे। द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर, एक R1 दिया है 10⁻13 मीटर, एंड एक R2 ले लीजिए 10⁻12 मीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट्स T1 रेश टू T2 निकालना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, स्क्वायर R1 बाय R2, सॉरी मैंने R3 लिख दिया गलती से, R2 का क्यूब। अब R1 दे रखा है 10⁻13, R2 है 10⁻12, इसका क्यूब करेंगे तो आपको पता है कि T1 बाई T2 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखिए, ये 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, है ना। और T1 बाई T2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1000, बड़े सरलता से
10√10 इसका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1994 और 1988 दो बार सवाल आ चुका है ये पेपर में। ये उस वक्त AIPMT और CET जैसे एग्ज़ाम्स होती थी, CBSE PMT CBSE CET, तो उन एग्ज़ाम्स में ये पेपर्स में आए हुए सवाल हैं। तो ये इस ज़माने में नीट नहीं होता था, ये याद रखना, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का इतना ही महत्व हम लोग समझते हैं कि है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका मैं इस वक्त यूज़ भी कर रहा हूँ। A planet is moving in an elliptical orbit around the sun. If T, V, E, and L are respectively kinetic energy, gravitational potential energy, total energy, and magnitude of angular momentum about the center of force. Which of the following is correct? नीचे दी गई कौन सी बात सही है? T काइनेटिक एनर्जी, T काइनेटिक एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। V ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिखा रहा है, ओके। E बोल रहा है टोटल एनर्जी, और L बोलता है एंगुलर मोमेंटम। तो कहता है T इज कंजर्व, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में नहीं। V इज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है। E इज ऑलवेज नेगेटिव, हाँ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, इसके कारण जो टोटल एनर्जी बनी, यानी E आपका, सॉरी हाँ E दिया है आपका टोटल एनर्जी, राइट। तो E अगर टोटल एनर्जी दे रखा है तो वो भी निगेटिव आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपका निगेटिव आता है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, थ्योरी पढ़ी होगी आपने, उस थ्योरी में ये दिया हुआ पॉइंट होगा। तो E इज़ ऑलवेज नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर C ही आता है। 1990 का क्वेश्चन था ये। वेल आगे चलता हूँ, आगे चलते हुए, द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2. Its distance from the sun when it is perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the sun is. देखिए इलेप्टिकल की कंडीशंस होती है, मैं ज़रा इसको अगले स्लाइड पे ले लूँ। अगर आप इलेप्टिकल ऑर्बिट में हैं, प्लैनेट्स जैसे आपको पता है, यहाँ पे कोई और आपका सन है, यहाँ आपकी अर्थ है, ओके। तो बेटा इसमें होता क्या है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं इसे, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, राइट। और सेंट्रल एक्सिस जो आएगा वो यहाँ से आएगा, तो ये आपका कैपिटल R आएगा। तो एलिप्स का एक फॉर्मूला है, आपको शायद पता होगा, फॉर्मूला है 2/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमने। कंडीशन के हिसाब से द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ R1 R2 फ्रॉम द सन, ओके ठीक है। परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है, ओके। आपको कैपिटल R की वैल्यू पूछी है, तो निकल जाएगा यहीं से, R1 प्लस R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में R1 इंटू R2 कर दो, है ना, 2/R आएगा। तो अगर आपको R निकालना है, देयरफॉर R क्या आएगा बेटा, R निकालना चाहते हो तो ट्वाइस R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 आएगा आपका आंसर। तो सही जवाब जो है ट्वाइस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 विच वॉज आस्क्ड इन 1988। चलते हैं आगे। अगला सवाल नीट 2017 का है। 2 एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन अ ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप। 2 एस्ट्रोनॉट है और उनका अगर स्पेसशिप से संपर्क टूट जाता है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि बस लॉस्ट कॉन्टैक्ट हो गया, ख़त्म, द टू विल बी, यानी इन दोनों के साथ क्या होगा। ऑप्शन ए मूव टुवर्ड ईच अदर, ऑप्शन बी मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सोचना ये है कि अगर हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि इस चैप्टर की जड़ है, जिस चैप्टर का बेसिक्स है, उस फॉर्मूले का अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए जिक्र करते हैं इस कंडीशन के हिसाब में, तो आपको पता होगा कि F इजिकल टू कैपिटल G M1 M2 बाय R स्क्वायर फॉर्मूला होता है बेटा। इसमें ना M1 M2 क्या होता है, मास ऑफ द टू बॉडीज होता है। तो अगर एस्ट्रोनॉट के 2 मास कंसिडर कर लिए जाते हैं तो वो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही आएगा,
वो आकर्षण उसके अंदर जो है ग्रेविटेशन फोर्स का जो नियम है, जो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव तो होता नहीं। उस नियम के आधार पे अगर हम बात करें तो वो दोनों भी एस्ट्रोनॉट एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, मूव टुवर्ड ईच अदर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नीट 2017 बेटा, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े या हेवी क्वेश्चंस नहीं रहते। मतलब आप लोग का जो एक होता है ना माइंडसेट कि मेरे को ये भी करना है वो भी करना है, इतने हार्ड क्वेश्चन मेरे को करने हैं, तो कुछ मेरे को अच्छा मार्क्स मिलेगा एंड ऑल। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वेल, प्रीवियस स्लाइड्स मुझे एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि शायद मैंने टाइपिंग, हाँ यहाँ पर गलती हुई मेरे से। ओके, एंड यहाँ पर भी यानी जो स्लाइड्स जा रही हैं वो थोड़ी साइज़ में गड़बड़ हो रहा है। इस वाले स्लाइड पर मैं आपको बता दूं क्या लिखा है नीचे। इसमें 64 का क्यूब रूट निकाला था, तो आर ए इक्वल टू 4 टाइम्स आर बी लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं, यानी 4 टाइम्स बड़ा था, ये आंसर ऐसा था। और बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं लगती है। यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बताया मैंने। तो मैंने बताया था कि ए पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी, बी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा आएगी सी के रिस्पेक्ट में, यानी ऑप्शन बी मैंने राइट बताया था। चलते आगे। अब अगला सवाल, केपलर थर्ड लॉ। ये मुझे एक्चुअली इसलिए दिखा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना फ्रेम से बाहर जा रहा है। तो तो चलो कोई नहीं, समझाता हूँ मैं क्वेश्चन क्या है। केपलर थर्ड लॉ स्टेट दैट स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, हाँ ये सही रहेगा। हाँ जी, आप ज़रा देखें, काफ़ी हद तक बेहतर है। Third law state that square of period of revolution of a planet around the sun is proportional to the third power of average distance, यानी t square directly proportional to r cube। पता है आपको k क्या है, कांस्टेंट होता है। If the mass of sun and the planet are capital M small m respectively, then as per Newton law of gravitation, F equal to capital G capital M small m by r square, ये भी आपको क्लियर है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। Here capital G is the gravitation constant. Relation between capital G and k is what? कैपिटल जी और कैपिटल के में क्या रिलेशन आएगा? तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली कंपेयर कर दो, क्योंकि वो टी स्क्वायर जो है वो टाइम पीरियड की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना। डायरेक्ट कंपेयर करता सवाल ही नहीं आता। तो अब आपको ऐसा कुछ करना होगा कि जो एफ वाली इक्वेशन है उसे टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या तो वो टी वाली जो इक्वेशन है उसे एफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ताकि आप कंपैरेटिवली उस चीज़ को कर सकें। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। मैं थोड़ा अगले स्लाइड पे जा रहा हूँ। ओके, तो क्या दिया था हमें, हम लोगों को किस तरह की कंडीशन दी थी? हमें दिया था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो कि केपलर की थ्योरी से निकलता है ना। टी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल के इंटू आर क्यूब। और हम लोगों को एक कंडीशन दी है, मेरे ख्याल से कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम दे रखा है स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। देख लो एक बार, हाँ कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें डर चीज़ एक ही चीज़ का रहता है, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में झगड़ा होता है यार इस चैप्टर में। कैपिटल आर रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, स्मॉल आर ऑर्बिटल रेडियस है। हालांकि हमारे एजम्पशन पे डिपेंड है, आपको जो भी जैसा भी एज्यूम करना है कर लो। देखिए, जब प्लैनेट ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट कराता है तो उसका मेन रीज़न होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर इससे क्या मतलब है? आएगा आएगा, थोड़ा सा रिलैक्स। एम एम आर स्क्वायर आर के साथ, तो वी स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है आपकी कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। ये बात पक्की हुई है, वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में रेडी है। अब थोड़ा ये सोचिए, टाइम पीरियड के साथ वी स्क्वायर को रिलेट कैसे करें? बड़ी आसानी से, टी इज इक्वल टू 2πr/v वी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो 2πr अपॉन वी स्क्वायर है हमारे पास, राइट। वी स्क्वायर है तो फिर अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर लेना चाहिए। यार ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि अंडर रूट में ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर कोई रूट वाली कंडीशन तो है ही नहीं, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ ये है, ये इक्वेशन जो है आपकी फर्स्ट मान लो टी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इस वाली इक्वेशन का हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड।
तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। तो ये जो अपॉन वाला स्मॉल आर है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन कैपिटल जी एम। इसे इक्वेशन नंबर 2 कॉल कर दीजिए। हाँ, अब काम बन गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपैरेटिवली देखेंगे ना, तो के की बराबरी की है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ने। सोच के देख, ये देख के और ये 4 पाई स्क्वायर जी एम, तो 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू बनी के जी एम के बराबरी में। अब हमारे ऑप्शंस की तरफ। हाँ जी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 2015 में जो नीट एग्ज़ाम रखी थी, जो कैंसिल हो गई थी, उसके पेपर में सेट किया गया क्वेश्चन था, रिकॉर्ड पर है ये, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन दिखाया आपको। डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड E of the earth with the distance r from the center of the earth is correctly represented by। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या ये पूरा सही आ रहा है? लगभग आ रहा है, बस 2014 जो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बता दूं कि ये सवाल 2014 में 2014 में आके गया है। तो बेटा ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर लीजिए। ठीक है, नॉर्मली ये फॉर्मूला है, देखा जाए तो ग्रेविटेशन फील्ड इनसाइड द अर्थ अगर हम जाते हैं ना तो जीरो होती है। मतलब ये जो तीनों चारों ग्राफ है जिसमें शुरुआत जीरो से हो रही है, ये तो सही है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे, लाइक ऑन द सरफेस, फिर एट अ हाइट, तो आपके जो ग्राफ होने चाहिए, किस तरह से ग्राफ प्लॉटिंग होना चाहिए? तो भाई सेंटर पे तो सीधी बात है, ई एट सेंटर ये ज़ीरो आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ विंडो। ठीक है, ई एट सेंटर ये तो ज़ीरो आएगा, ये तो हो गया पक्का। ई जैसे जैसे आप कंटिन्यू आएंगे, लाइक अप टू द सरफेस, राइट, तो ई एट अ सरफेस क्या पाया जाएगा? ई एट अ सरफेस माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यही तो लिया जाएगा। और एट अ हाइट यानी सरफेस से भी ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो आएगी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो जो कंडीशंस आपके सामने है चार ग्राफ में से, सबसे पहली बात तो समझने वाली ये है कि इसमें निगेटिव ग्राफ, निगेटिव जो दिख रहा है आपको इक्वेशन, इससे पता चलता है कि ये निगेटिव है। इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ आना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ तो आएगा नहीं, यानी ऑप्शंस बी और डी तो पहले ही कटे। अब सवाल ये है कि ए और सी में से सही आंसर कौन सा है? तो बच्चों इस कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर आता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा शायद, सर ये फिर इन्वर्सली में आर स्क्वायर देख के आपने आंसर मारा। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग स्ट्रेट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एट द रेडियस कैपिटल आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उस समय में ये ग्राफ स्ट्रेट रहेगा। लेकिन जैसे अबोव द अर्थ सरफेस जाएंगे ना हम लोग, स्मॉल आर स्क्वायर भले इन्वर्सली है, तो ये ग्राफ ऐसा कर्व ही आना चाहिए, ये ग्राफ ऐसा कर्व ही आएगा, इन्वर्सली स्क्वायर है रेडियस का, इस कारण से। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 10। चलते हैं आगे। सेम ऐसा ही कुछ और सवाल आपके सामने दिख रहा है ग्राफ को लेकर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ऑन अ पार्टिकल विद अ डिस्टेंस स्मॉल आर ड्यू टू द थिन स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अब ज़रा इसको सोचना है, तो मैं ज़रा एक कंडीशन बताता हूँ पहले आपको। नॉर्मली हमारा एक फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। एक कॉमन फार्मूला है भाई। इस कंडीशन में पिछले वाले क्वेश्चन के वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ द स्मॉल और कैपिटल आर को लेकर ही बात हो रही है, मास का तो कोई जिक्र है नहीं, तो स्मॉल m हटा दिया तो भी कोई इशू है नहीं, राइट। अब
आउटसाइड द शेल अगर हम बात करें तो एफ का फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो ऑन द सरफेस कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड अगर हम बात करें तो ये आएगा सीधा सीधा ज़ीरो। यार ये तो वही हो गया ना पिछले वाले ग्राफ की जैसी कंडीशन है। तो इसमें लेकिन ये ए ऑप्शन आप लोग क्लिक नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बात मैं बताता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ पार्टिकल with a distance small r due to thin spherical shell of radius capital R। ये जो कैपिटल आर रेडियस दिया हुआ है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से फिर ग्राफ जो है वो इस तरह से रोल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारी कंडीशन है इन्वर्स वाली, है ना, ये किस चीज़ को दर्शाती है? वो इस तरह के डाउनवर्ड शेप को दर्शाती है। तो 11 का जो राइट आंसर आएगा वो बी आंसर आएगा ग्राफ का। आगे चलते हैं। टू स्पीयर्स ऑफ अ मास स्मॉल एम कैपिटल एम आर सिचुएटेड इन एयर and gravitational force between them is F. The space around the mass is now filled with the liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be, बच्चों एक बात बता दूं मैं आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इंटरव्यूइंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, 2003 का सवाल था। तो मीडियम पे अगर ये डिपेंड नहीं करता है तो ये रिमेन सेम रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी एफ एज इट इज रहेगा, ये इसका सही तरीका है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, अच्छा आपके पास में चार ऑप्शंस हैं, इनमें से किस चीज़ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड होता है? बेटा पहला है स्टर्लिंग ऑफ लिक्विड। क्या होता है स्टर्लिंग ऑफ लिक्विड? आपने केक बनाने की मशीनरी देखी होगी, एक मोटर सा होता है कुछ, उसके आगे एक रॉड निकला होता है, रॉड के आगे कुछ इस तरह का शेप रहेगा। तो वो जब लिक्विड के अंदर आप लोग डीप करेंगे ना तो वो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएगा उसे, है ना। तो इस चीज़ को करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। ग्रेविटेशन फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, हाँ तो इसके लिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई ज़रूरत होती नहीं है। अब सवाल है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी क्या होता है कि एक कंटेनर है, कंटेनर में इतना सारा लिक्विड है, पानी है, नीचे से आप इसे गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये थर्मल एक्सपांशन करते हैं, लाइक वो एक्सपांड हो जाएंगे तो वॉल्यूम उनका बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, नीचे के सारे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो डेंसिटी घटेगा। डेंसिटी घटेगा तो ये सारे मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, है ना। तो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल है वो नीचे कैसे आएंगे? उनको नीचे लाने वाला कौन होगा? वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो मॉलिक्यूल नीचे आएंगे। क्लियर है? अब सवाल है कंडक्शन में ग्रेविटेशन का रोल होता है क्या? तो देखिए अगर एक पाइप है उसको आप लोग हीट कर रहे हैं एक एंड से, तो आप लोगों को पता है कि पार्टिकल तो मूव करने से रहे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से एनर्जी जो है, यानी एटम के अंदर से एनर्जी जो है वो फ्लो होते हुए आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। तो भाई इस वाले प्रोसेस में कंडक्शन में ग्रेविटेशन का तो कोई रोल है ही नहीं। सवाल है रेडिएशन। तो बेटा रेडिएशन में हीट कैसे फ्लो होगी? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें भी ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन वाली प्रक्रिया में ही पाया जाता है। 2000 के पेपर में, यानी उस वक्त AIPMT रहा है, तो AIPMT के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था आपका। A body of weight 72 Newton moves from the surface of Earth at a height half of the radius of Earth. H is equal to R by 2 दिया है। Then gravitational force exerted on it will be, तो एक काम करेंगे, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H का स्क्वायर होता है, तो R बाय 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। कितना होगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, देखिए बेटा 2 1 जा 2, 2 + 1 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, 3 बाई 2 9 बाई 4, ऊपर जाने दो उसको 4, आर स्क्वायर आएगा। ये आए समझ में आपको? इतना एफ डैश की कीमत आई 4/9 कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सही है। ऑन द अर्थ सरफेस एफ का फॉर्मूला होगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होगी जो कि 72 न्यूटन दिया है, 72 न्यूटन के
बराबरी में। तो अगर ऐसा है तो एफ डैश इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ एफ, जो कि ये वैल्यू दिख रही है कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर, जो यहाँ पे मैच होता है। तो यहाँ पे 72 हम लोग पुट कर सकते हैं। 9 1 ज़ा 9, 8 ज़ा एंड 8 4 ज़ा 32, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, राइट। बच्चों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ता हुआ। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, दो पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस इक्वल है यानी स्मॉल एम है, गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग हैं। तो मान लो कि कैपिटल आर आपके पास में रेडियस दे रखा है। द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, द स्पीड v ऑफ ईच पार्टिकल विल बी। वेल स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी बनती जा रही है, मेरे हिसाब से 30 मिनट हो चुके हैं, सो मैंने इस पर रोकना चाहिए। इस सवाल का जवाब कल शाम को 7:10 पे अन अकेडमी पे दिया जाएगा। और अगर मुझसे टाइम मैनेज हुआ तो मैं डेफिनेटली इसको इस वीडियो को कंटिन्यू भी करूँगा। इसके जो अगले सेशंस हैं उसे भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। टिल देन, बाय बाय।